Assalamualaikum students, I again welcome you all to my YouTube channel. So as we have started the chapter of current electricity and we done it at half, but the half chapter was remaining, and some topics that were remaining were thermocouples, thermistors, and maximum power output. Okay, these three topics were remaining from this chapter. So today we are going to discuss these three topics. Okay ji, our first topic of today is thermocouples. Okay, what are thermocouples? This is a most important topic, but many students ignore it because they don't get the concept of this topic, और इतना इसको जो है वो attention के साथ colleges में भी नहीं पढ़ाया जाता because they considered as nothing, क्योंकि बोर्ड के लिए में नहीं आता, बट इससे MCQs MDCAT में आते हैं. So यहाँ पे आज हम लोग थर्मोकपल्स को डिस्कस करेंगे. आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इसके लास्ट में. तो बिकॉज डिफरेंट सोर्सेज से मैंने जो है वो आप लोगों के लिए मटेरियल इकट्ठा किया है और आज मैं आप लोगों को वो सारा साथ बता दूँगी. सही है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री. तो 1821 में एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, थॉमस सीबेक. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सर्च किया किस चीज़. अब थर्मोकपल्स हमें क्या बताता है? थर्मोकपल्स हमें रिलेशन बताता है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दरमियान क्या रिलेशन है. क्या एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से हीट जनरेट होगी या हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कंसेप्ट हमें कहाँ से समझ आता है? थर्मोकपल से समझ आता है. और थर्मोकपल का कंसेप्ट किसने दिया था? थॉमस सीबेक, अ फिजिशियन. ठीक है, जिन्होंने 1821 में इसको एक्सपेरिमेंटली सर्च किया था. वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको अभी बता रही हूँ. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था कि दो डिसिमिलर वायर्स ली थी. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ वायर ए एंड दिस इज़ अ वायर बी. तो उन्होंने दो वायर्स ली थी. ठीक है, जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था. उनका एक का टेम्परेचर जो है वो T1 रखा था और जो T1 था वो क्या था? हॉट जंक्शन था. ठीक है, और दूसरे का जंक्शन उन्होंने कहाँ पे रखा था? T2, जो कि क्या था? कोल्ड जंक्शन था. ठीक है, अब एक हॉट जंक्शन वाली और एक कोल्ड जंक्शन वाली दो वायर्स जो थी, ये साइंटिस्ट ने क्या की थी? उनको ज्वाइन किया था. और उनको क्या किया था? उनको एक रेफरेंस टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया था. और वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के इक्वल था. ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का हमें पता है कि जो है क्या होता है? 100 डिग्री सी होता है. ठीक है, तो इतने रेफरेंस टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्होंने क्या किया था? एक मेंटेन किया था इन दोनों वायर्स को. और एक बहुत ज़्यादा हॉट वायर ली थी और एक बहुत ज़्यादा कोल्ड वायर ली थी. और उसके साथ किसी भी एक डिवाइस को कनेक्ट कर लिया था. अब वो डिवाइस जो है वो मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, वो वोल्ट मीटर भी हो सकती है, वो हम एम मीटर या कुछ भी. ठीक है, अगर हमने वोल्टेज मेजर करनी है तो हम वोल्ट मीटर ले लेंगे EMF वगैरह के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंस डिवाइस उसके साथ क्या की थी? अटैच की थी. हुआ ये था कि जब ये वाली डिवाइस अपने डिफ्लेक्शन शो करेगी. ठीक है, जब इसकी जो हमारे पास आर्म्स हैं जब ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी तो उस वक्त हम बोलेंगे कि जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस इफ़ेक्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं? सीबेक इफ़ेक्ट. ठीक है, सीबेक इफेक्ट की आप लोगों को होप सो अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ सीबेक इफेक्ट. व्हेन टू वायर्स ऑफ वन ऑफ hot junction and a cold junction, when they are maintained at a constant reference temperature, so at that time, and when we connect it with the some device, some measuring device like voltmeter etc., so when that device that is connected at the ends of that wires, when it show deflection, तो उस वक्त जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोल रहे होते हैं सीबेक इफेक्ट. और उस वक्त जो EMF जनरेट हो रही होती है उसको हम बोल रहे होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक EMF. ठीक है, अच्छा, अब इसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं? अभी आपको इसका तो पता है कि थर्म मीन्स हीट एंड इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी. और ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि थर्मोकपल्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का रिलेशन. ठीक हो गया. तो इस वजह से जो EMF प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मो इलेक्ट्रिक EMF बोलते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि एक जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. देखिए ये हीट थी ना, ये टेम्परेचर, हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड? दिस इज़ टेम्परेचर, दिस इज़ हीट. तो यहाँ से हीट एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. उस वक्त जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो सीबेक इफेक्ट होगा. जो EMF प्रोड्यूस होगी वो थर्मो इलेक्ट्रिक EMF होगी. अच्छा, अब हम लोगों ने दो डिसिमिलर वायर्स क्यों रखी हैं? ठीक है,
तो हमने दो डिसिमिलर वायर्स इस वजह से रखे हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह जनरेट होगा, जब ऑब्वियसली दरम्यान में डिफरेंस आएगा ना, जब हम सेम वायर्स लेंगे तो उससे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने वायर्स क्या लिए हैं, अपोजिट लिए हैं। अब हम लोग थर्मोकपल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोकपल। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास कि थर्मोकपल इज़ अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, इन अदर वर्ड इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसर that is used for measuring the temperature in the form of electric current or EMF, ठीक है। ये टेम्परेचर को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ EMF, ठीक है। देखें यहाँ पे हमने क्या चीज़ कनेक्ट की थी, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था ना। तो वोल्ट मीटर क्या चीज़ मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, EMF को मेजर करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस पूरे इस कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं कि ये थर्मोकपल है, ठीक है। कपल क्यों बोलते हैं, दो वायर्स यूज़ हुई हैं। थर्म क्यों बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने वायर्स जो अटैच की हैं इसके मटेरियल क्या होना चाहिए, किस मटेरियल की वायर्स जो हैं वो हम थर्मोकपल के लिए जो है वो फिजिबल है। तो द वायर पेयर्स दैट कैन बी कंपोज ऑफ नोबल मेटल्स, ये नोबल मेटल्स भी हो सकते हैं या बेस मेटल्स भी हो सकते हैं। मैं भी आपको बताने लगी हूँ कि बता नोबल मेटल्स एंड व्हाट आर बेस मेटल्स। जो नोबल मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल प्लेटिनियम हो गया, इरिडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, गोल्ड, सोडियम, दिस ऑल आर नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल मेटल्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि व्हाट आर नोबल मेटल्स, ठीक है। बेस मेटल्स तो इस वजह से फिजिक्स में कम से कम इसकी आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बेस मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, निकल, ठीक है, लेड, जिंक, दिस आर एक्सेट्रा आर बेस मेटल्स। सो हम लोग इसकी मटेरियल की जो है वो वायर्स यूज़ कर सकते हैं। इट रिमेन ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ मेटल। थर्मोकपल आर द मोस्ट वाइडली यूज टेम्परेचर सेंसर्स इन इंडस्ट्रीज। अच्छा ये नीचे हम लोगों के पास जो है वो सारी बात बताई गई है कि इसका यूजेज कहाँ पे होता है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ होती है क्योंकि लो कॉस्ट होती है, सिंपल होती है। इसका साइज़ भी देखिए सिर्फ ओनली कंप्राइज ऑफ 2 वायर्स। इसके अलावा ये टेम्परेचर रेंजेस को अच्छे से मेजर कर रही होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, EMF को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो ये बड़ी फीजिबल चीज़ होती है, ठीक है। तो द थर्मो EMF दैट इज़ प्रोड्यूस, इसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस हो रही है, तो जो थर्मो EMF होती है, हम हर चीज़ के साथ थर्मो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ये सेंसिंग डिवाइस है और टेम्परेचर डिफरेंस भी है, इस वजह से हम इसको थर्मो EMF बोलेंगे। और जो इसके अंदर थर्मो EMF प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मिली वोल्ट तक जो है इसके अंदर EMF प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर सीबेक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सीबेक इफेक्ट, वो जिसके अंदर प्रोड्यूस है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। वो रिवर्सिबल इस तरह होता है कि जब हम लोग हॉट एंड कोल्ड जंक्शंस को इंटरचेंज करते रहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ EMF जो है वो भी क्या हो जाएगी, इन्वर्स होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कॉपर वायर यूज़ की है तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है, और अगर हमने आयरन यूज़ किया तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करता है। ये आप लोग मतलब ये उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप लोग कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। कि आप लोग जो है वो डायमैग्नेटिक यूज़ कर रहे हो, पैरामैग्नेटिक यूज़ कर रहे हो, फेरोमैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल आयरन फेरो है तो फेरो के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, कॉपर जो है वो डाई होता है तो इसके लिए मतलब ये क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास क्या था, ये सारा थर्मोकपल्स के बारे में होप से आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो गया होगा ये सारा इसका कंसेप्ट, ठीक है, इसका कंसेप्ट था। अब हम इसकी ज़रा फार्मूला डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी यहाँ पे इसका फार्मूला डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो थर्मोकपल्स होते हैं ना, इनको जितनी सेपरेशन ऑफ मेटल्स हम इसके अंदर ज़्यादा मतलब जितना हम डिस्टेंस मेटल्स के दरमियान का ज़्यादा रखेंगे उतनी इसके अंदर जो EMF जनरेट हो रही है, ठीक है, जिसको हम थर्मो EMF कहते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और दूसरी बात है कि अगर हम उन वायर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन में ज्वाइन करें, ठीक है, जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन में ज्वाइन करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्मो EMF जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी ग्रेटर होगी, ओके। उसके बाद फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ये एक और चीज़ है जो मैं आपको एक्स्ट्रा से बता रही हूँ जो इसके बुक में नहीं है, कि जो थर्मो EMF प्रोड्यूस होगी इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के डिफरेंस के साथ, ओके। मतलब आप लोग कितना टेम्परेचर डिफरेंस रखते हो, कितना कोल्ड जंक्शन है, कितना हॉट जंक्शन है, कितना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना उतना हमारे पास EMF जो है वो हायर या ग्रेटर प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो नेचर ऑफ वायर्स हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि ये डाई होगी, पेरा होगी, फेरो होगी, तो इस पर हाईली डिपेंड करता है कि जो थर्मो EMF है वो कितनी प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। तो अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो है E इज़ इक्वल टू E इज़ वट इज़ E, so E is what is E, thermo EMF, okay, and what is T, temperature and what are alpha and beta.
अल्फ़ा एंड बीटा दे आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जिनको हम थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, दे आर कोफिशिएंट्स। और ये क्या करते हैं, ये भी नेचर ऑफ मेटल्स पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वही कि आप लोग जितना ऑब्वियसली जितना जैसा आप लोगों की नेचर होगी वायर की, वो उतना ही इफ़ेक्ट होगा किस चीज़ के ऊपर, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के ऊपर। ओके, सो अभी हम लोग टेम्परेचर का ज़रा सा इफेक्ट देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ न्यूट्रल टेम्परेचर, व्हाट इज़ इन्वेरिएंट टेम्परेचर, तो उस पर ज़रा हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। ओके, सो जब हम लोगों ने एक टेम्परेचर जो जंक्शन ए है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और जो जंक्शन बी है उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, या फिर हम मतलब इस तरह बोलते हैं कि जब दोनों जंक्शंस जो है ना, जब वो सेम टेम्परेचर पे होंगे, उस वक्त कोई भी थर्मो ईएमएफ जो है वो जनरेट नहीं होगी, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक जंक्शन है, ठीक है, कोल्ड जंक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो उसके ऊपर उसका जो टेम्परेचर है उसको हम वही कांस्टेंट रखते हैं, जो पहले था हम वही वाला उस पर दोबारा रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हॉट जंक्शन था, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हाई था, जब उसका टेम्परेचर हम और इंक्रीज़ कर लें तो थर्मो ईएमएफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जितना हम लोग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा थर्मो ईएमएफ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझें कि जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाएगी, ठीक है, वो ईएमएफ इंक्रीज़ होते होते जब वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुँचेगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, जिसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ईएमएफ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज़ अ न्यूट्रल टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होती है और टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये वो वाला टेम्परेचर जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम होती है, इसके बाद ये और इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते जाओगे ना, तो जो ईएमएफ है वो आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जानी है, ठीक है ना। सो अच्छा, और एक और बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि ये जो टेम्परेचर होता है, ये जो थर्मो ईएमएफ होती है, ठीक है, ये कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट जंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग न्यूट्रल टेम्परेचर है, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखते हैं थर्मोकपल के लिए, ठीक है ना, तो हम उसको क्या करेंगे कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो थर्मो ईएमएफ भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन टेम्परेचर जब तक न्यूट्रल टेम्परेचर है, जब हम उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाना है, वो देखें द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन व्हेन मोर इंक्रीज द थर्मो ईएमएफ स्टार्ट डिक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। उस पॉइंट के बाद पे वो इंक्रीज़ नहीं होगी, उस पॉइंट के बाद पे वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे हम और इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं, टेम्परेचर और इंक्रीज़ करने से जहाँ ईएमएफ डिक्रीज़ होने लग जाए और डिक्रीज़ होते होते जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम बोल रहे होते हैं इन्वेरिएंट टेम्परेचर, ठीक है। इस पॉइंट हम क्या बोल रहे होते हैं, इन्वेरिएंट टेम्परेचर। जहाँ से देख लेते हैं, द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम्स ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड द इन्वेरिएंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाती है, ज़ीरो, और टेम्परेचर स्टिल जो है वो हाईएस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ईएमएफ क्यों ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक वायर जो है वो कॉपर की ली है और एक आयरन की ली है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करने पर, ठीक है। तो इस वजह से उनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाता है, सही है। तो होप्स आपको इस ग्राफ की, इस पूरे टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हम आज के लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही हो गया होगा कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, और मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बता दिया था। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, इसका सेकंड टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट, कि कितनी जिस वक्त जो आउटपुट में हमें पावर मिलती है वो किस वक्त मैक्सिमम होगी, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, हम लोग ये चाहते हैं ना कि उसके अंदर जितनी भी हमारे पास पावर है वो जो है वो मैक्सिमम हो, लाइक जितना हमारे पास जो लोड है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम हो। फॉर एग्जांपल हम लोग टीवी देखते हैं, हम रेडियो देखते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, तो ये किस तरह से होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब लोड की रेजिस्टेंस जो है, एक सोर्स होता है ना जिससे हमारे पास जो है वो पावर आ रही है, और एक लोड होता है जहाँ पे आ रही है, ठीक है ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर के जो बल्ब्स हैं ये लोड हैं और जहाँ से आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वापटा वगैरह से जहाँ से आती है तो हमारे पास सोर्स है, ठीक है। अब जो हमारे लोड है, जब इसकी रेजिस्टेंस या कम हो या ज़्यादा हो जाए सोर्स के रेजिस्टेंस से, उस वक्त जो पावर आउटपुट होगा वो मिनिमम होगा। ओके, इसको आप याद रखें। ये नहीं है कि लोड की अगर ज़्यादा होगी तो मिनिमम, कम होगी तो मैक्सिमम, नो। बेशक ज़्यादा हो बेशक कम हो, लोड की अगर रेजिस्टेंस सोर्स से, तो उस वक्त पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मिनिमम। तो फिर ये कब होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड कब होगी? मैक्सिमम पावर किस वक्त आउटपुट हो हमें मिलेगा? जब द पावर डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स एंड लोड बिकम इक्वल। हमें मैक्सिमम पावर इस वक्त डिलीवर होगी लोड को उस जिस वक्त जो रेजिस्टेंस है सोर्स की और जो रेजिस्टेंस है लोड की वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। व्हेन स्मॉल आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर। अच्छा, अब आप लोग सोचें स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर है, तो चलें हम समझते हैं कि व्हाट आर दिस। तो चलें जी, ये समझने के लिए आप लोगों को इस फिगर को देखना होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना, ये सोर्स है, ओके। तो यहाँ से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, समझ आ गई। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? वो कैपिटल आई है, ठीक है। और जब ये वाला सोर्स की रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो करके लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ से ये हमारे पास जो है ये लोड है, तो लोड से भी उतना ही करंट जब हमें मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। जब इसकी भी रेजिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज़ व्हाट? it is the resistance of the load, and what is capital R? it is the resistance of the source, okay। so जब लोड की रेजिस्टेंस और सोर्स की रेजिस्टेंस व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो उस वक्त हमारे पास जो पावर आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके जी, चलें अब हम इसके लिए भी फार्मूला डेरिवेशन करते हैं, बिकॉज फिज़िक्स में फार्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। फिज़िक्स फार्मूलाज के बाहर फिज़िक्स होती क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पावर देख लेते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है? आई वी। लेकिन जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये आप लोगों ने पीछे पावर वाले टॉपिक में पढ़ लिया होगा। अगर आपको पावर वाला टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है, वो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको पावर वाले टॉपिक पर भी सीरीज़ में क्या होती है, पैरेलल में पावर क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस में सब कुछ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए अगर आपको क्लियर है तो ये देख लें। सीरीज़ के केस में जो आउटपुट पावर होती है इसका फार्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आई किसकी इक्वल होता है? आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर ना, ओहम्स लॉ जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। होप सो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। उसमें ओहम्स लॉ से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट फॉर एमडीकेट, ठीक है, रियली इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है ना। तो वी की जगह हम ई लिख सकते हैं, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होते हैं, ठीक है, वोल्टेज के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हम वी डिवाइडेड बाई आर। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर, इसका कंसेप्ट अभी आप लोगों को मैंने क्लियर करवाया, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो ज़रा 20 सेकेंड वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लें। और अच्छा जी, तो आई की वैल्यू हमारे पास ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होगी। अब यहाँ पे फार्मूला में क्या है? आई का स्केयर है, तो हम लोग इसका क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ईएमएफ का स्केयर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होल स्केयर, ये बन जाएगा ना, और साथ आर का आर। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इस स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया, तो इसकी मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने इस वजह से इसके स्टेप्स क्लियर बताए। अच्छा, मैं इन्होंने ये किया है ना कि फ़ौरन से जो है वो इस स्टेप के बाद ये वाला फाइनल स्टेप ले लिए हैं, तो दरमियान वाले कुछ इन्होंने स्किप किए थे, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखेंगे इस वैल्यू की स्केयर लिया तो क्या बन गया? ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्केयर बन गया, और ये वाला आर अपनी जगह पे। अब ये ए प्लस बी होल स्केयर बन गया ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे फार्मूला उन्हें सिंपल ओपन किए कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, तो ये कैपिटल आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर प्लस 2 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम इस फार्मूला को फर्दर ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ई स्केयर आर, तो यू नोमिनेटर वाली जो चीज़ें वो अपनी जगह पे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस आर स्केयर। अब 2r जो है इसको हमने फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई किया है, 2r आ रही है, लेकिन हमने क्या किया? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 स्मॉल आर, ठीक है। 4r को हमने क्या किया? ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो प्लस 4, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और फार्मूला बनाना था, ठीक है। तो इससे ये स्टेप हुआ कि पी इज़ इक्वल टू ई एम एफ का स्केयर मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाई ये एक और फार्मूला बन गया आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2r, ये क्या उनका फार्मूला बन गया? ए माइनस बी होल स्केयर वाला बन गया प्लस 4r, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी होप सो, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली ये वाला स्टेप हो गया। ये आर माइनस आर का स्केयर है ना, प्लस जिसका
जिसका जो है वो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो उसको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। जो प्री मेडिकल वाले हैं तो वो 10-10 सेकंड ज़रा बार बार पीछे करें और आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे आ गई तो आपको भी आ ही जानी है। सो जी ये इसका फार्मूला है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास ये है कि पी आउट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर आउटपुट इज़ इक्वल टू, सिंपल आप ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R लिख लें बिकॉज ये सारा कुछ कट जाना है। ठीक है, और जब देखें जब इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आर और ये आर इक्वल हो गए तो ये सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो फार्मूला है जो आपको MCQs में काम आना है, जो फाइनल फार्मूला है जो मैक्सिमम पावर आउटपुट का, वो क्या है, ई स्क्वायर मतलब EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। अगर आपको लोड का पूछा हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ कर लें, अगर आपसे सोर्स का पूछा हुआ है तो आप कैपिटल R यूज़ कर लें। बाकी दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास दो टॉपिक्स थे जो आज के लेक्चर में मैंने कवर करवा दिए हैं, मैक्सिमम पावर आउटपुट वाला और दूसरा जो है वो हमने थर्मोकपल्स किए हैं, सीबैक इफेक्ट किया है। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड होप सो यू गोट ऑल ऑफ माय पॉइंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट एंड लीव अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट. Don't forget to give a big thumbs up, react. Inshallah we'll meet you soon in another video, another study video. Hope so. Inshallah, take a very good care of yourselves. Allah Hafiz.